अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या होता है, इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? राइनाइटिस से राइनाइटिस, ठीक है, जिसमें आइटिस से आपको पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है और यहाँ से राइन शो कर रहा है कि ये नोज़ की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो राइनाइटिस क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज़, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हम राइनाइटिस को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? इन्फेक्टिव हो सकता है, मतलब जो इन्फ्लेमेशन हो रही है नोज़ की उसमें कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या एलर्जिक हो सकता है। मींस जो इन्फ्लेमेशन हो रही है नोज़ की वो किसी एलर्जी की वजह से हो रही है, या हमारे पास नॉन एलर्जी हो रही है, मतलब कि उसमें ना कोई इन्फेक्शन है और ना कोई एलर्जी है। ठीक है, सिर्फ, और वो दूसरी कैटेगरीज में आ रहे हैं, नॉन एलर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने जो इन्फेक्शन है उसमें उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है, एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी बेस पे जो इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज़ होगी, राइनाइटिस होगा, उसको हम इन्फेक्टिव राइनाइटिस एक्यूट या क्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, और जो एलर्जिक होगा उसकी आगे से फर्दर टाइप्स होती हैं कि वो हमारे पास थ्रू आउट द ईयर होता है, तो उसको हम पीरेनियल कहते हैं, और अगर वो सिर्फ एक सीज़न में एलर्जी होती है तो उसको हम सीजनल कहेंगे। और नॉन एलर्जिक में उसकी फ़र्दर टाइप्स हैं, वो हम उनके चैप्टर्स में फ़र्दर डिस्कस करेंगे। बस अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ द इन्फेक्टिव राइनाइटिस। ठीक है, इन्फेक्टिव राइनाइटिस जो हमने डिस्कस करना है, जिसमें एक्यूट और क्रोनिक राइनाइटिस आ जाएगा। ठीक है, अब जो एक्यूट हमारे पास राइनाइटिस होता है ना, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्यूट राइनाइटिस से आपको क्या समझ आ रही है? एक्यूट राइनाइटिस मतलब इसकी जो ऑनसेट है वो एक्यूट है। ठीक है, मतलब इतना टाइम नहीं गुजरा, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज स्टार्ट हो गई है इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, अभी हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्दर टाइप्स आ जाती हैं कि ये हमारे पास वायरल हो सकता है, जो एक्यूट राइनाइटिस है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्टिव टाइप पढ़े ना, तो वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है। ठीक है, या इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इरिटेटिव को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। इरिटेटिव में मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है, कि किसी भी इरिटेटिव सब्सटेंस की वजह से, लाइक कोई डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकता है, कोई गैसेज हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो नेज़ल मिकोज़ा होती है उसके ऊपर इरिटेशन होती है, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन के साइंस आना शुरू हो जाते हैं नाक के अंदर, उसको हम इरिटेटिव राइनाइटिस कह देते हैं। बैक्टीरियल जो है उसके अंदर अगर हम बात करें, तो बैक्टीरियल जो होता है ना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं कि मतलब कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं होता इसमें ना, वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक निमोनिया कोका हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस सारे मतलब मिल के इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो हमारी नोज़ के अंदर क्या करते हैं कि ग्रेइश वाइट जो है ना हमारे पास मेम्ब्रेन बना देते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना नाक के अंदर। तो जब हम उसको ऐसे वो ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये हो सकता है नॉन स्पेसिफिक बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं, लाइक डिफ्थीरिया के अंदर स्पेसिफिक होता है कि उसमें कोई और साथ में बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें जस्ट हमारे डिफ्थीरिया ही इन्वॉल्व होगा। तो डिफ्थीरिया आपको पता है वो अंदर ग्रेइश मेम्ब्रेन बना देता है, और इसी तरह जो है वो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट वगैरह कर देते हैं, सिस्टेमिक पेनिसिलिन वगैरह। अभी जो हमने फोकस करना है वो है वायरल राइनाइटिस। ठीक है, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया, बैक्टीरियल और इरिटेटिव। ठीक है, और अब हम डिस्कस करने लगे हैं वायरल राइनाइटिस। ठीक है, जो वायरल राइनाइटिस होता है ना, ये आम तौर पे हमें हो रहा होता है डेली लाइफ में। जो आपको होता है ना, जी मुझे फ्लू हो गया, ज़ुकाम हो गया, ये हो गया, ये जो नॉर्मल हमारी लाइफ में चलता रहता है, क्यूट होता है, और थोड़ी देर के लिए रहता है, एक दो हफ्ते रहता है, या दो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते रहता है। ठीक है, मतलब कि 1 to 4 डेज़ में शुरू होता है ये तकरीबन, और आपको पता है 2 to 3 डेज़ में, ये जो आम आपको चलता रहता है। ठीक है, उसको हम वायरल राइनाइटिस कहते थे। ये हमारे पास 2 तरह का हो सकता है। कॉमन कोल्ड हो सकती है, जो मैं आपको कह रही हूँ कॉमन हमारे चलता रहता है सोसाइटी में। ठीक है, कॉमन सोसाइटी में चलता रहता है, तो उसको हम कॉमन कोल्ड या कोराइज़ा कहते हैं। ठीक है, वो जो आपको अक्सर हो जाता है। और दूसरा हमारे पास फ्लू होता है। कॉमन कोल्ड और फ्लू में डिफरेंस होता है। ठीक है, फ्लू जो होता है ना, फ्लू वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो इनको हमने कन्फ्यूज़ नहीं करना होता। हम आम तौर पे कह रहे होते हैं किसी को, यार मुझे फ़्लू हो गया। फ़्लू वो वाली चीज़ नहीं होती, फ़्लू एक ज़्यादा खतरनाक होती है एज़ कम्पेयर टू कॉमन कोल्ड, बिकॉज़ कॉमन कोल्ड में जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो इतने सीवियर नहीं होते।
लेकिन फ्लू जो होता है ना वो आपकी डेली लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मतलब उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। आपको इतनी ज़्यादा दर्द होती है पूरे जिस्म में, और हेडेक होता है, और टायर्डनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है साथ में, उसको आप फ्लू में कैटेगराइज़ करते हो। जो नॉर्मली आपको कॉमन कोल्ड हो रही होती है उसको आप फ्लू में कैटेगराइज़ नहीं करते, ठीक है। और तीसरा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि राइनाइटिस एसोसिएटेड विद द एक्जेंथीमास, मीन्स के इसमें कोई आपकी वायरल इन्फेक्शन हुए हुए थे, मीज़ल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स वगैरह, ठीक है, उनके साथ आपको फ्लू हो गया। और इसमें ऑब्वियसली पेशेंट को जो मीज़ल्स वगैरह की रैशेज़ होंगी, चिकन पॉक्स की रैशेज़ होंगी जो स्पेसिफिक होती हैं उनके साथ, वो भी पेशेंट के अंदर हमें मिल रही होंगी, तो वो हम कैटेगराइज़ करेंगे कि ये कोई आम वायरस नहीं है, ये मीज़ल्स वगैरह की वजह से हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन कोल्ड जो होता है, ये जो आपको अक्सर आप कहते हो कि फ्लू हो गया, सॉरी कॉमन कोल्ड हो गया, कोराइज़ा जिसको आप कहते हो, क्राउडेड स्पेसेस में अक्सर आप ये ज़्यादातर जो हम जाते हैं ना हज वगैरह पे, उम्रा वगैरह पे, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो तो वहाँ पे मतलब मैं कहती हूँ लाजमी हो जाता है वहाँ पे फ्लू होना, हर किसी को होना होता है। वो तो मतलब क्राउडेड स्पेसेस है ना, तो वहाँ पे जाने से फ्लू हो सकता है। या शेयर्ड सर्विसेज है, मतलब कि आप जो है वो हाथ लगा रहे हैं जगह जगह पे, ठीक है, तो उससे हो गया। या पुअर हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से अपने हाथ साफ़ नहीं करते, नाक के साथ अपने हाथ लगाते रहते हो, खाना भी ऐसे खा लेते हो, हाथ साफ़ नहीं करते, तो हाइजीनिक कंडीशन, इस वजह से हमारे पास कॉमन कोल्ड स्प्रेड करता रहता है ना। फिर जब आपको हो जाता है फिर आप आछू आछू करते रहते हो, आछू आछू, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कॉमन कोल्ड में कि आपको जो है वो क्या नहीं होगा, आपको फटीग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जो मसल की फटीग शुरू हो जाती है, मसल्स पेन स्टार्ट हो जाती है, वो इसमें नहीं होगी कॉमन कोल्ड में, ठीक है। बाकी सब कुछ होगा। अगर हम अपनी नाक की बात करें तो उसमें रनी नोज़ होगा, ठीक है। अगर आप अपने गले की बात करें तो सोर थ्रोट होगा, कफ़ होगी, ठीक है, गला भी साथ में ख़राब हुआ होगा, साथ में रनी नोज़ होगी, साथ में थोड़ा बहुत हल्का हल्का फ़ीवर होता है। इसमें लो ग्रेड फ़ीवर होता है, इतना ज़्यादा फ़ीवर नहीं होता कि बंदा जो है ना बेड से ही उठने की कोशिश नहीं, मतलब उठ नहीं सकता। इसमें मतलब फ़ीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है फ़ीवर हो, ठीक है। और हेडेक तो मतलब हो ही जाती है ना इस कंडीशन में। ये वाला एक्चुअली जो पर्सन है ना, इसको दरअसल फ्लू है, ठीक है। कॉमन कोल्ड में क्या नहीं था, कॉमन कोल्ड में टायर्डनेस नहीं थी, कॉमन कोल्ड में बॉडी एचेस नहीं थे, कॉमन कोल्ड में फ़ीवर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है बंदे को, ठीक है। तो बाकी सारा वही है कि कफ है, रनी नोज़ है, हेडेक है और सॉर थ्रोट है। तो ये तीन चीज़ें डिफ़र कर रही हैं फ्लू के अंदर, इन्फ्लुएंज़ा वायरस के अंदर, जो ABC की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये फ़ीवर, टायर्डनेस, हाई ग्रेड फ़ीवर, टायर्डनेस और बॉडी एचेस किसके लिए है, हमारे इन्फ्लुएंज़ा के लिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दिखाया हुआ है, देखें दोनों हमारे पे वायरसेस से हो रहे हैं, दोनों में स्टफ़ी नोज़ है, कफिंग हो रही है, सॉर थ्रोट है, दोनों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सुपरएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मतलब पहले से वायरस था उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आ गए। लेकिन डिफ़र कहाँ कर रहे हैं, कोल्ड में हमारे पास सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं, थोड़ी हम बहुत फटीग होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ग्रेजुअल होता है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता होता है, 2-3 दिन लगते हैं इसको डेवलप होते हुए कोल्ड को, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ज़्यादातर जो दर्द होती है वो नाक में या हेड हेड में होती है, ठीक है। लेकिन जो इन्फ्लुएंज़ा होता है ना, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड। इसमें मसल बॉडी एजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरे जिस्म में दर्द हो रही होती है, और ये सडन ऑनसेट होती है, ठीक है, एकदम से हो जाता है इन्फ्लुएंज़ा। वायरस है ना इन्फ्लुएंज़ा वायरस, तो वो बहुत जल्दी से अटैक कर लेता है, और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ीवर होती है, एग्ज़ॉशन होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो दोनों साइड को कंपेयर करें कि कौन सा ज़्यादा सीवियर लग रहा है आपको। अगर हम अपने जो है इसको नहीं हम कंट्रोल करते, ठीक है, फ्लू या कॉमन कोल्ड को, तो उसकी वजह से फ़र्दर क्या हो सकता है, हमारे नाक के साथ क्या क्या लिंक है, हमारा कान लिंक है, हमारा गला लिंक है, हमारे लंग्स लिंक्ड है, ठीक है, ये सारी हमारी चीज़ें जो है वो लिंक्ड हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारे जो है वो कान के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब, तो उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ठीक है, ईयर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस में, ये तकरीबन ना ये मतलब वैसे तो ये रिज़ॉल्व कर जाता है, मैंने आपको बताया ना 2-3 हफ्तों में ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर ये इस तरह से कॉज़ कर सकता है ना। तो ओटाइटिस मीडिया कॉज़ कर सकता है, साइनोसाइटिस करवा सकता है, हमारे साइनसेस भी तो साथ लिंक्ड है ना, तो साइनोसाइटिस करवा सकता है। अगर ये हमारे गले की तरफ चला जाता है तो वहाँ पे जाके फेरेंजाइटिस करवा सकता है, टॉन्सिलाइटिस करवा सकता है, ठीक है। और अगर ये हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे निमोनिया करवा सकता है, ठीक है, निमोनिया करवा सकता है जस्ट लाइक कोविड। और हमारे पास निमोनिया कब करवाएगा, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर एडेड हो जाते हैं, वायरस के ऊपर बैक्टीरिया अगर आ जाए तो निमोनिया करवा सकता है, ब्रोंकाइटिस करवा सकता है, ठीक है। एस्थमा अगर पहले से पेशेंट को है तो उसको वर्सन कर सकता है। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये अगर होने हो तो हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं।
ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कॉमन कोल्ड की? सबसे पहले तो रेस्ट लेनी है। नंबर 1 पे आपकी आ जाती है रेस्ट। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। जैसे ही आपको कोल्ड होता है, जबकि नहीं ली जाती ना, रेस्ट नहीं करते लोग, लेकिन आपने करनी होती है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। बहुत ज़्यादा आपने रेस्ट करनी है। बेड रेस्ट के बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। क्यों पीना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, सारा पानी बहता जा रहा है नाक से, तो इस तरह से ना, तो इस वजह से। और तीसरा क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो आपने जो है डीकंजेशन नेज़ल स्प्रेज यूज़ करने हैं, ठीक है। वो आपकी क्या करेंगे, डीकंजेशन करेंगे। मींस क्या होता है, जब आपकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है ना नेज़ल म्यूकोसा की, तो आपकी ब्लड वेसल डायलेट की होती हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप डीकंजेशन देते हो। उससे क्या होता है कि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं और वो जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो डीकंजेशन नेज़ल स्प्रे से आपको सुकून मिलता है, ठीक है। कोल्ड मेडिसिन में फ़र्दर आपकी 3 टाइप्स आ जाती हैं। इसमें आती हैं एंटीहिस्टामीन्स, आप लेते हो, ठीक है। वैसे तो ये आपकी एलर्जी की कंडीशन होता है फिर आप लेते हो हिस्टामीन्स। एंटी हिस्टामीन्स आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत तंग कर रही है। दूसरी आप एनाल्जेसिक्स दोगे, ठीक है। एनाल्जेसिक्स क्यों दोगे? क्योंकि पूरी बॉडी में पेन हो रही है, स्पेशली इन द फ्लू, ठीक है। और एनाल्जेसिक्स के अलावा आप क्या देते हो, अगर तो सुपर एडेड इन्फेक्शंस हुए हैं या उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हो। तो कोल्ड मेडिसिन में 3 आ गए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ़ है तो आप कफ़ सिरप्स भी ले सकते हो। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप एस्पाइरिन इस केस में नहीं देते, बिकॉज़ वो शेडिंग ऑफ वायरस ज़्यादा करता है। जब शेडिंग ऑफ वायरस ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द एक्यूट राइनाइटिस विच वाज द वायरल एंड बैक्टीरियल एंड द इरिटेटिव टाइप, ठीक है। जिसमें वायरल में हमने फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और राइनाइटिस एसोसिएटेड विद द मीजल्स वगैरह। और बैक्टीरियल में हमने नॉन स्पेसिफिक और डिप्थीरिया पढ़ा। डिप्थेरिया की वजह से। और इरिटेटिव में हमने कुछ क्लासिफिकेशन नहीं की। तो ये ट्रीटमेंट है इसका, आपने अच्छे से देख लेना है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्रोनिक राइनाइटिस, ठीक है। जो एक्यूट था वो तो थोड़ी देर के लिए था और ठीक हो गया था। अब क्रोनिक क्या होगा? वो इन्फ्लेमेशन ऑफ नेज़ल म्यूकोसा जो कि आपकी क्रोनिकली चलती है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलती है। इसकी फर्दर ये टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। क्रोनिक सिंपल हो सकती है, हाइपरट्रोफिक हो सकती है, यूट्रोफिक हो सकती है, राइनाइटिस सीका हो सकती है, या राइनाइटिस केजियोसा हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस की, ठीक है। मतलब ये जो आपकी क्रोनिकली चल रही है लेकिन सिंपल है। सिंपल कैसे है वो हम देख लेते हैं। अब होता क्या है कि जब बहुत अरसे से पेशेंट को जो है रिकरेंट अटैक्स आ रहे हैं एक्यूट राइनाइटिस के, उसको होते जा रहे हैं वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह, और साथ में उसको प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस भी हैं। वो प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस क्या हो सकती हैं? उसको जो है प्री परसिस्टेंस ऑफ नेज़ल इन्फेक्शन है, कि उसका नेज़ल इन्फेक्शन ट्रीट ही नहीं हो रहा। उसको क्रोनिक इरिटेशन है किसी चीज़ की, उसकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन क्रोनिक, पेशेंट को बहुत अरसे से साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, एडिनोइडाइटिस है, ठीक है। या उसको बहुत अरसे से क्रोनिक इरिटेशन उसकी नेज़ल म्यूकोसा को तंग करते जा रहे हैं ये चीज़ें। डस्ट, स्मोक, सिगरेट स्मोकिंग हमने देखा ना, इरिटेटिव राइनाइटिस हो सकता है। और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल उसकी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम था, या कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से उसकी नेज़ल ब्लॉकेज हुई हुई थी। तो उसकी वजह से क्रोनिक की तरफ जा सकता है ना पेशेंट, अगर बहुत अरसे से ये चीज़ें उसको तंग कर रही हैं तो इसकी etiology यही होगी इस वजह से। इसके अलावा वेसोमोटर राइनाइटिस बहुत अरसे से पेशेंट को है, ठीक है। हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। और एंडोक्राइनल या मेटाबॉलिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक हाइपोथायराइडिज्म के जो लोग होते हैं ना, ये इसके साथ लिंक्ड है। वेसोमोटर राइनाइटिस जब हम पढ़ेंगे ना तो उसको आपको समझ आ जाएगी कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्यों हमारे पास राइनाइटिस होता है, ठीक है। या वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, या वो लोग बहुत कार्ब्स लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, उनके अंदर भी जो है ना ये रिस्क होता है क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस का, ठीक है। अब जो सिंपल होता है ना, इसको हम सिंपल क्यों कहते हैं? सिंपल इसलिए कहते हैं बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता है, एज़ कम्पेयर टू जो हम आगे वाली चीज़ स्टेजेस पढ़ेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये क्यों है? क्यों? अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज है हमारी। जो अगला हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन में हमने दूसरी देखी थी ना, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, ये उसकी अर्ली स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, हमारी सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है ग्लैंड्स ऑफ द ग्लैंड्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास गोबलेट सेल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास अगर तो हाइपरट्रॉफी होगी ना, हमारी जो नाक होती है उसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी हाइपरटेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, म्यूकस वगैरह रिलीज़ कर रहे होते हैं, उनकी जब सब हाइपरट्रॉफी होगी ना, तो उसको हम जो है ना सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस में कैटेगराइज करेंगे। होता क्या है, देखें नेज़ल एपिथेलियम में ना हमारे, ये देखें गॉबलेट सेल्स होते हैं ना, ठीक है। और ये हमारे पास सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है, और ये गॉबलेट सेल्स क्या कर रहे होते हैं, ये म्यूकस रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इसमें क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस में, जब बहुत अरसे से हमने जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पढ़े हैं वो हमारे पास स्टिमुलस है ना एक,
तो वो बहुत देर से तंग करते जा रहे हैं हमारी नेज़ल म्यूकोज़ा को, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास कि सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की जगह हमारे गोबलेट सेल्स, मतलब गोबलेट सेल्स होते हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। और जब वो इंक्रीज़ हो जाएँगे तो वो म्यूकस को ज़्यादा नहीं रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। जब वो म्यूकस को ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर देंगे तो वो जो क्लीयरेंस होगी म्यूकस की वो कम नहीं हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, म्यूकस यहाँ पे प्लग इन होना शुरू हो जाएगा। जब वो प्लग इन होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के साइंस आना शुरू हो जाएंगे नेज़ल म्यूकोज़ा के। इस तरह से हमारे पास कंडीशन होगी। ये नॉर्मल था, लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी होगी ग्लैंड्स की, तो उन्होंने जो है वो इंक्रीज़ इन गॉबलेट सेल्स की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन स्टार्ट हो गई। तो अब नाक के अंदर क्या होगा, हाइपरडीमिया हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, इस तरह से पूरा जो है हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस, जिसमें सिर्फ हमारे पास जो है हमने देख लिया कि कॉज को ट्रीट करना है हमने, ठीक है, और डीकंजेशन देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं। इसके साथ साथ हम क्या देंगे, हम नेज़ल इरीगेशन करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम नेज़ल इरीगेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि नेज़ल स्वेलिंग भी कम होती है, एयर फ्लो ठीक होता है, और एलर्जेंस जो होते हैं वो साफ़ होते हैं, अंदर से साफ़ सफाई होती है अंदर से म्यूकस वगैरह की, ठीक है। ये क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस था। आगे से हम फर्दर करते हैं। ज़्यादा किसी चीज़ की हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, सिर्फ ग्लैंड्स की होगी, तो इसको हम क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस कहेंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, अब सारा जो हमारा नाक ऑब्स्ट्रक्शन ही हो जाएगी, तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की पेशेंट कंप्लेन करेगा। इसके अलावा इसमें से हमारे पास डिस्चार्ज भी आ रहा होगा, क्योंकि म्यूकस है, म्यूकस भी एक तो ज़्यादा होगा, ठीक है। म्यूकस हो सकता है अगर बैक्टीरिया ऊपर से आ गया। पोस्ट नीडल ड्रिप होती है, पोस्ट नीडल ड्रिप होती है कि पीछे की तरफ गले के अंदर जो है ना, नाक के पीछे की तरफ जो है वो म्यूकस जा रहा होता है, तो उसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं, वो हो रहा होता है। इसके साथ साथ हेडेक भी होगी ऑब्वियसली, ठीक है, और हमारे जो टर्बिनेट्स होंगे वो स्वेल कर जाएंगे, ठीक है, स्वेल कर जाएंगे, और पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा होगा। अब ये होता है कि जब ये इस तरह से हुआ होता है ना सारा, तो हम अगर यहाँ से पिट करें ना, मतलब इधर हाथ लगाने की कोशिश करें, प्रेशर अप्लाई करें इसके ऊपर, तो वो अंदर की तरफ ना पिट प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे पिटिंग एडिमा नहीं होता था, हम ऐसे प्रेस करते थे तो अंदर की तरफ एक पिटिंग हो जाती थी। तो इस यहाँ पे जो स्वेलिंग हुई होती है ना टर्बिनेट्स की, उसको हम अगर प्रेशर अप्लाई करें ना, तो वो पिट हो जाती है, पिट प्रोड्यूस हो जाती है। या हम अगर वेजो कंस्ट्रिक्टिव ड्रॉप्स अप्लाई करें, ठीक है, तो वेजो कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है, जो वो हमारे पास श्रिंक कर जाते हैं टर्बिनेट्स, ठीक है। मतलब ये कि ये ट्रीटेबल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो है ऐसा ना होना, तो फिर ये मतलब क्रोनिक सिंपल नहीं होता, ये हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस होता है, ठीक है। वो हम इसमें देखेंगे क्या होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमने कॉज को ट्रीट करना होता है। जो कॉज है, कॉज क्या होता है, हमने डिफरेंट पढ़े हैं ना, कि हमारे पास कोई इरिटेंट्स होते हैं, उनको हम अवॉइड करें, ठीक है। नेजल इन्फेक्शन को ट्रीट करें, इरिटेंट्स को अवॉइड करें। अगर किसी का डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो उसको ठीक करें SMR के थ्रू, सेप्टोप्लास्टी के थ्रू, और बाकी सारी कंडीशंस को हम ट्रीट करें। इसके साथ साथ नेज़ल इरिगेशन करें, नेज़ल डीकंजेशंस दें, ठीक है। डीकंजेशंस हमने जो है वो उसमें भी दिए थे, एक्यूट में भी दिए थे, एंटीबायोटिक्स थे अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दिस इज़ एक्चुअली द पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जिसमें देखें आगे से भी नाक बह रहा होता है और पीछे भी सारा जा रहा होता है गले के अंदर। वो आपने कभी फील किया होगा ना, गले में ऐसे जा रहा होता है कुछ, अगर आपको एलर्जी वगैरह हुई हो, तो इसको कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप। तो ये भी इसका क्लिनिकल